हेलो फोक्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला वाला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, देखिए इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो इकोनॉमी क्या है, एक वो सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है क्या, पीपल्स को। जो पीपल्स को क्या प्रोवाइड करता है कि एक काम करने का जरिया, एक काम करने को एक उसको उत्साहित किया जाता है जब जहां पे जाकर के पीपल अपना काम कर सकता है और उस काम के बदले में वो क्या कर सकता है, अपनी अर्न अ लिविंग, यानी कि जीने के लिए कुछ वो कमा सकता है। तो इकोनॉमी क्या होता है कि इकोनॉमी एक सिस्टम है विच प्रोवाइड द पीपल टू द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। आगे बात समझ में। अब इंसान क्या है, काम क्या क्या कर सकता है और कैसे कमा सकता है। तो इंसान जो है या तो वो प्रोडक्शन करके कमा सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन करके उसका कुछ काम कर रहा है वो, और उससे उसकी वो लाइफ जो भी कुछ कमा रहा है उससे उसकी जिंदगी चल रही है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है इकोनॉमी का कि आप कंजप्शन करके भी कर सकते हैं। कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन से आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कंज्यूम, किसी चीज को कंज्यूम करने का काम कर रहे हैं, और जब किसी चीज को आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपको पावर मिलेगी, और पावर से आपकी क्या है, आप जीने की अर्निंग हो सकती है। आगे बात समझ में। अगला आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हो, ठीक है। अब जब कोई इतना कुछ कहीं पर भी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो चांसेस है वहां से कुछ ना कुछ तो रिटर्न में आएगा ही आएगा। जब वहां से कुछ रिटर्न में आएगा तो वो जो रिटर्न जो आता है उसको आप अपनी लिविंग जीने के लिए यूज कर सकते हो। आगे समझ में क्लास। अब बता, इकोनॉमी आप समझ में आ गई। अब लेकिन हम बात करते हैं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। Why study इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने का केवल और केवल एकमात्र कारण होता है, और वो ये होता है कि हमारे कंट्री में हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं और उन रिसोर्सेज की जो स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि उस चीज की कमी होना। आगे बात समझ में। जिस चीज की कमी होती है उसे बोलते हैं स्कैरसिटी। तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है कि हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेज की जो स्कैरसिटी है उसको हमें किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमको करना है, वो पढ़ने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। आगे बात समझ में क्लास। अब देखो स्कैरसिटी मतलब क्या होता है वो देखते हैं। स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी चीज की डिमांड करी। ये सपोज करते हैं आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में यदि किसी भी चीज की डिमांड, यदि किसी भी चीज की डिमांड जो है वो बढ़ जाए और उस चीज की सप्लाई, उस चीज की सप्लाई यदि उतनी नहीं हो पाती है जितनी उस चीज की डिमांड है, तो उस केस में क्या होता है, उस कमोडिटी की, जिस कमोडिटी की आप डिमांड बढ़ रही है, उस कमोडिटी की, उस रिसोर्सेस की क्या हो जाती है, स्कैरसिटी हो जाती है। आगे बात समझ में। यानी कि स्कैरसिटी का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में यदि किसी भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाए और उसकी सप्लाई उस डिमांड को फुलफिल ना कर पाए तो उस रिसोर्सेज की, उस कमोडिटी की स्कैरसिटी हो जाती है। आगे बात समझ में क्लास नहीं है। आइए
अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? ये वो प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को चॉइस करने की, किसी भी चीज को सेलेक्ट करने की एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब किस किस चीज के बीच में सिलेक्शन होता है और कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है चॉइस करने की। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यानी कि आप किसी चीज को सेटिस्फाई करने वाले हो। किस चीज को? अनलिमिटेड वांट्स को। अब देखो अनलिमिटेड वांट्स क्या होता है कि हम इंसानों की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। जब तक एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा हमारे मन में पैदा हो जाती है। आगे बात समझ में? जैसे सपोज करते हैं कि भाई आपने पापा से कही कि पापा जी हमको मोबाइल लाके दो। आपके पापा ने आपको मोबाइल ला करके दे दिया। ठीक है, लेकिन मोबाइल लाने के बाद फिर आपके मन में एक इच्छा पूरी हो गई और दूसरी इच्छा फिर आ गई कि आप मेरे को पापा जी लैपटॉप ला करके दे दो। तो क्या है कि एक इच्छा पूरी नहीं होती और दूसरी इच्छा अपने आप ही पहले से ही पैदा हो जाती है। सेम यही कारण रिसोर्सेज को लेकर के है। इंसान की इच्छाएं किसी एक रिसोर्सेज से जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक वो पूरी तरीके से उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज ना कर ले। ठीक है, तो एक कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या है कि ह्यूमंस की जो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, इंसान की जो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, वो एक कारण होता है इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स का। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि स्कैर्सिटी। अभी आपको बताया स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जब सप्लाई लिमिट कर दी जाती है डिमांड के रिलेशन में, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को यदि हम लिमिट कर दी जाती है उसकी डिमांड के रिलेशन में, तो उसको बोलते हैं स्कैर्सिटी। ठीक है, स्कैर्सिटी का मतलब क्या है कि किसी भी चीज की सप्लाई इतनी नहीं हो रही है जितनी उसकी डिमांड हो रही है, तो उससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज जो हो जाएंगे वो स्केर्स हो जाएंगे। अब रिसोर्सेज जब स्केर्स हो जाते हैं तो उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस किया जाता है, यानी कि रिसोर्सेज केवल स्केर्स ही नहीं है। ये एक कारण, एक प्रॉब्लम रिसोर्सेज की इकोनॉमी की प्रॉब्लम केवल स्कैर्सिटी ही नहीं है, ना ही केवल अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, साथ में ये भी है कि जो रिसोर्सेज हमारे कम हैं, जिस रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, उनको हमें किस तरीके से कहां-कहां यूज करना है, ये भी एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है। तो तीन प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि इंसानों की जो इच्छाएं होती है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होती है, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी नहीं होगी कि दूसरी इच्छा अपने आप पहले से ही आ जाती है। दूसरा होता है कि रिसोर्सेज जो हमारी इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा स्केर्स हैं, उनकी सप्लाई इतनी नहीं हो पाती जितनी उनकी डिमांड होती है, इस वजह से ह्यूमन की वांट्स बढ़ती चली जाती हैं। तीसरा है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स है उनको किस तरीके से यूज करना है, कहां-कहां उसका यूज करना है, ये एक कारण बन जाता है हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, आइए अगले टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस आपने हर जगह पढ़ा होगा कि ये साइंस की तरह रिफर करता है, या ये साइंस होती है, या ये एक साइंस है, या ये वो साइंस है। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब, क्यों सोशल साइंस है? सोशल मतलब which studies the way of सोसाइटी, ये सोसाइटी को स्टडी करके चलता है, इसलिए इसको सोशल साइंस बोला जाता है। साइंस तो इसमें भी है, साइंस मतलब किसी चीज की पढ़ाई कर रहा है भाई, लेकिन किस चीज की स्पेशली पढ़ाई करता है? वो पढ़ाई करता है सोसाइटी की। आगे बात समझ में? इसलिए इकोनॉमिक्स को हमेशा क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी की वे को कैसे वो स्टडी करता है कि सोसाइटी अपनी एरिया में अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से वो यूज कर रहा है, प्लस वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है जिनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस आपको मालूम है। जो रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस आपको मालूम है, फिर भी आपकी सोसाइटी उनको कैसे यूज कर रही है, इस चीज की पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, क्या इतना ही सफिशिएंट है? नहीं सर। अब सोसाइटी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है वो गुड्स और सर्विसेज को, प्लस साथ के साथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। जिन रिसोर्सेज की हमारी इकोनॉमी में कमी होती है
उन रिसोर्सेज का, उन गुड्स एंड सर्विसेज का सोसाइटी प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है और फिर बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल में। अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल मतलब वेदर दे आर रिच क्लास पीपल, वेदर दे आर पुअर क्लास पीपल, उनको अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आगे बात समझ में? ये दो तरीके की होती है इकोनॉमिक्स। पहली होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करे। ठीक है, इनके बारे में अभी अलग अलग करके पढ़ते हैं। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरा एग्रीगेट, पूरा इकोनॉमी को एज अ होल लेकर के चलते हैं। दोनों को अभी हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है क्लास? ओके, हाँ क्लास। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो समझते हैं कि ये वर्ड माइक्रो आया कहां से। तो द वर्ड माइक्रो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ठीक है, ये कहां से आया था? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से इस शब्द का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी कि छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? छोटी चीजों को पढ़ाई करते हैं। जैसे सपोज करते हैं एक स्मॉल ग्रुप के बारे में पढ़ाई होती है, यहाँ पे कोई एक फर्म हुई या कोई एक इंडिविजुअल होगा, इसके बारे में हम यहां पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैक्रो कहां से। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आई है ग्रीक वर्ड, ये नाम जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है। नहीं ये समझ में, जिसका मतलब क्या होता है? मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। ठीक है, तो यहां पे हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लेकर के बात करते हैं। जैसे सपोज करते हैं कंट्री की बात करते, अब एक सिंगल इंडिविजुअल हुआ या एक सिंगल फर्म हुई या एक स्मॉल ग्रुप हुआ, इसके मुकाबले कंट्री जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पूरी एग्रीगेट के बात करते हैं, इकोनॉमी को एज अ होल लेकर के बात करते हैं। अब देखो माइक्रो मैक्रो शब्द देखना दोनों के, ठीक है, दोनों के शब्द में केवल एक ही चेंज है, वो है यहां पे आई है और यहां पे ए है। ठीक है, नहीं है समझ में? अब इसी चीज से समझ जाना, आई मतलब इंडिविजुअल, यानी कि किसी इंडिविजुअल यानी कि किसी एक स्मॉल यूनिट, किसी एक छोटी चीज के बारे में यहां पे पढ़ाई होगी। ठीक है, और ए फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके जब एक बड़ी चीज बन जाती है तो उसके बारे में पढ़ाई हम कहां पे करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। आगे बात समझ में नहीं आ गई? तो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस समझ में आया? माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल यूनिट के बारे में बात होगी, एक इंडिविजुअल के बारे में हम पढ़ाएंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ाई होगी? यहाँ पे एक कंट्री, एक इकोनॉमी को एज अ होल लेकर के हम बात करेंगे। आगे क्लास समझ में? अब बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं कि इकोनॉमी में माइक्रो और मैक्रो जो होता है उसके कुछ एग्जाम्पल भी बता दो सर। ठीक है, तो देखो एक इंडिविजुअल की इनकम हुई, तो ये आपका माइक्रो के बारे में, कि अगर किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, और अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं,
नेशनल इनकम मतलब हमारी कंट्री की इनकम के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डिमांड की। अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो डिमांड किसी एक इंडिविजुअल कमोडिटी की होगी, किसी एक इंडिविजुअल की होगी। तो डिमांड और प्राइस, डिमांड और सप्लाई जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लास? चलो, हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा कि हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल होता है और बहुत ज्यादा नंबर का भी आ सकता है। 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन में, 4 से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में ये पॉइंट पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमें रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है। ये हमारी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है इकोनॉमी के सामने, और ये एक बहुत बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, कैसे रिसोर्सेज? स्केर्स, कमी, जिस चीज की, जिन रिसोर्सेज की कमी है वो वाले रिसोर्सेज को हमें किस तरीके से, इस तरीके से हमें उनको एलोकेट करना है, इस तरीके से हमको उन्हें बांटना है ताकि सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स की नीड्स, उनकी वांट्स सेटिस्फाई हो सके। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ assigning the scarce resources को असाइन करना किस तरीके से? इन सच अ मैनर सो दैट maximum wants of the society are fulfilled. स्केर्स रिसोर्सेज को ऐसे तरीके से असाइन करना कि हमारी इकोनॉमी की, सोसाइटी की ज्यादा से ज्यादा नीड्स, ज्यादा से ज्यादा वांट्स फुलफिल हो सके। आगे बात समझ में? अब रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाता है वो बात करते हैं। तो रिसोर्सेज को बेसिकली 3 चीजों में एलोकेट किया जाता है। सबसे पहले आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये वो प्रॉब्लम होती है जो हमें बताती है कि हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है हमें, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी में स्केर्स है, उन रिसोर्सेज को हमें कितनी क्वांटिटी में कितना प्रोड्यूस करना है, ये चीज हमें बताती है व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम्स। आगे बात समझ में? दूसरा आता है हमारी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने सेलेक्ट कर ली कि हाँ हमें ये वाली गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है। अब हाउ टू प्रोड्यूस में कि अब हम उस गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे बनाएं, तो या तो हम उस गुड्स को, सर्विसेज को, उन गुड्स को, उन कमोडिटीज को हम कैसे बना सकते हैं, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स कैसी होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में ज्यादा से ज्यादा लेबर काम कर रही होती है और कम से कम कैपिटल होता है, यानी कि कैपिटल मतलब मशीन्स वगैरह ये सब चीजें कम लगी होती हैं और लेबर ज्यादा होती है वहां पे। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं? यहाँ पे मशीन्स वगैरह ज्यादा लगी होती हैं और लेबर कम होती है। तो आगे बात समझ में आपको? तीसरी आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। पहले तो हमारा आ गया कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि कैसे प्रोड्यूस करना है, तीसरी प्रॉब्लम आती है कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि हाँ भाई हमें ये गुड्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम भी कि हमने इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है।
तीसरी प्रॉब्लम आती है कि हमें किसके लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है। तो तीसरी प्रॉब्लम में क्या आता है कि हमें किस तरीके से, हाउ नहीं, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सॉरी, किसके, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या हमें रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर पर्सन। आगे बात समझ में। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, इसका क्लासिफिकेशन रिच और पुअर पीपल्स को ध्यान में रखते हुए इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि हमें किन किन के लिए प्रोड्यूस करना है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम समझ में आई। रिसोर्सेज को एलोकेट करना ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। किस तरीके से रिसोर्सेज सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता है कि हमें व्हाट टू प्रोड्यूस, ये एक प्रॉब्लम होती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि कैसे प्रोड्यूस करें। और तीसरी प्रॉब्लम होती है हमारी कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये तीनों बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी इकोनॉमी की, जो हर जगह, हर एरिया में, हर इकोनॉमी में देखने को मिलती है। ओके, अगला टॉपिक आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि आने वाला जो अगला हमारा ऑल्टरनेटिव है उसके अगेंस्ट में हमारी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो बताता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट। ठीक है, अब इसको आप इस चीज से नहीं समझ सकते हो कि सर ये तो क्या हुआ, सर इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो एक एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए। सपोज करते हैं कि आपने, आपके पापा हैं, आपके पापा ने आपको 20,000 रुपए दिए। आपके पापा ने आपको 20,000 रुपए दिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, उन 20,000 रुपए से आपके पास दो चॉइस थी। ठीक है, आपको क्या करना था, आपको कंप्यूटर भी लाना था अपने लिए और आपको अपने लिए एलसीडी टीवी भी लाना था। लेकिन पापा ने आपके ने केवल आपको 20,000 रुपए ही दिए थे। इन दोनों में से वो केवल एक ही चीज आ सकती थी। ठीक, अब आपने क्या किया, इन 20,000 रुपयों को किस तरीके से इस्तेमाल किया वो देखते हैं। देखो, टॉपिक भी समझ में आ जाएगा और पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, आप आराम से समझा सकते हो किसी को भी ये चीज। 20,000 रुपए आपने यदि कंप्यूटर खरीदने में लगा दिए, 20,000 रुपए यदि आपने कंप्यूटर खरीदने में लगा दिए, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एलसीडी टीवी की। आपकी एलसीडी टीवी की जो अपॉर्चुनिटी को, आपकी एलसीडी टीवी की जो कॉस्ट होगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी कंप्यूटर को खरीदने की। आगे बात समझ में। सपोज करते हैं कंप्यूटर है आपका 19,000 का और एलसीडी टीवी है आपका 19,500 रुपए का। ठीक है, नहीं है तो देखो, आपका कंप्यूटर यदि खरीद रहे हो तो कंप्यूटर खरीदने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 19,500। यानी कि जो आपका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव था उसकी जो कॉस्ट है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि आप वो पैसा एलसीडी टीवी खरीदने में लगा देते तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती, 19,000। यानी कि कंप्यूटर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती। आगे बात समझ में क्लास, अंडरस्टैंड? ओके, ठीक। अब बात करते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एमओसी भी बोलते हैं और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एमआरटी शॉर्ट में बोला करते हैं। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल हमारा आने वाले टॉपिक यानी कि जिसका नाम है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंड ट्रायल, इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमओसी किसे कहते हैं। एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस निकालते हैं। ठीक है,
कैसे? नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट of other commodity. किसी दो कमोडिटी के बीच में जब आप एक रेशियो आप उसका ग्राफ बनाते हो तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि किसी एक कमोडिटी की आप कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। कब? जब आप किसी दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट टू गेट वन एडिशनल यूनिट दूसरी कमोडिटी, ठीक है? यानी कि किसी दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट आप गेन करने में दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये आपको क्या बताता है? एमओसी। आगे बात समझ में? एमओसी और एमआरटी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज का डिफरेंस है कि यहां पे बस आप आ जाता है आगे रेशियो ऑफ, तो बोल देंगे ये एमआरटी हो गया। एमआरटी का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। किसी दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कमाने पे जो आपकी यूनिट सेक्रीफाइस करते हो उनका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं एमआरटी। आगे बात समझ में? एमओसी में क्या होता है? रेशियो नहीं होता है और एमआरटी में रेशियो होता है। अंडरस्टैंड क्लास? ठीक है, ओके। चलो पीपीएफ, अगला टॉपिक। पीपीएफ मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कि जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या मैं केवल कॉम्बिनेशन लिखूं तो चलेगा? नहीं सर, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। किन्हीं दो गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पीपीएफ कहलाता है, ठीक है? अब वो जो दो गुड्स का आपका कॉम्बिनेशन होगा वो गिवन विद गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। गिवन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में जो दो गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। आगे बात समझ में क्लास? अब देखते हैं कैसे हमारा पीपीएफ बनता है। तो पीपीएफ की पहले दो क्लासिफिकेशन देखो। पीपीएफ हमेशा जो होता है, फर्स्ट इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीएफ हमेशा कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि ये हमेशा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है? आगे बात समझ में? और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इट इज कॉनकेव। कैसा होता है ये? कॉनकेव होता है, ये कभी भी कॉन्वेक्स नहीं होता। कॉनकेव क्यों होता है भाई? क्योंकि इसकी एमओसी जो होती है, एमआरटी जो होती है, एमओसी एमआरटी वो हमेशा इंक्रीज पे होती है, इसलिए ये कॉनकेव रहता है। आगे बात समझ में क्लास? इसकी एमआरटी इंक्रीज रहती है तो कॉनकेव रहता है। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए पीपीएफ के। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं आपको एमओसी, एमआरटी और पीपीएफ तीनों चीज आपको दिखा देता हूं, ठीक है? देखिए
पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी ले ली हमने? गन्स ले लिया, एक बटन ले लिया, एक कॉलम बना लिया हमने एमओसी का और एक कॉलम बना लिया हमने एमआरटी का। पॉसिबिलिटीज हमने ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी। गन्स की यूनिट्स हमने ले लिए 21, 20, 18, 15, 11, 6, 0। बटर की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। एमओसी क्या था? हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, तो एक एडिशनल यूनिट हो रही है यहाँ पे, एक एडिशनल यूनिट, फिर एक एडिशनल यूनिट, फिर एक, सेम इस तरीके से आपके आगे भी चलती जा रही है। एक एक एडिशनल यूनिट होती जा रही है, गेन कर रहे हो आप एक एक एडिशनल यूनिट बटर की। साथ में आप देखो यहाँ पे गन की अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ यूनिट आप सेक्रीफाइस भी करते जा रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आप खोते चले जा रहे हो। तो एमओसी में क्या है? केवल वो यूनिट्स जो सैक्रिफाइस करते हो आप किसी एक एडिशनल यूनिट दूसरी कमोडिटी को पाने के लिए, जितनी यूनिट्स आप उस कमोडिटी की सैक्रिफाइस करते हो उसे बोलते हैं एमओसी। तो देखो यहां पे एक यूनिट गेन करने के लिए आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी है क्लास? पहले तो 0 रहेगा, यहां पे कितना आ गया? 1। ठीक है, फिर एक और यूनिट गेन करने के लिए आपने कितनी सैक्रिफाइस करी? 2। ठीक है, फिर एक और गेन करने के लिए आपने कितना सैक्रिफाइस किया? 3 यूनिट्स। फिर एक गेन करने के लिए कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 4 यूनिट्स। फिर एक गेन करने के लिए कितनी? 5 यूनिट्स। फिर एक गेन करने के लिए आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 6 यूनिट्स। आगे बस समझ में नहीं आ गई? आ गई? ओके। अब देखिए एमआरटी में क्या होता है कि एमआरटी में हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। एमआरटी कैसे निकलता है? नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन। ठीक है, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन। कितना आपने सैक्रिफाइस किया डिवाइड बाय कितना आपने गेन किया। तो देखो आपने यहां पे तो आपका कुछ नहीं रहेगा पहले वाले पॉइंट में, पहला वाला पॉइंट आपका खाली है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखते हैं। आपने एक सैक्रिफाइस किया एक गेन करने के लिए, तो एक गन सैक्रिफाइस किया आपने एक बटर को पाने के लिए। ठीक है, अगले में आपने 2 गन सैक्रिफाइस करी एक बटर पाने के लिए, यूनिट बटर की। अगले में 3 गन आपने सैक्रिफाइस करी एक बटर की यूनिट पाने के लिए। ठीक है, अगले में आपने 4 गन सैक्रिफाइस करे एक बटर की यूनिट को पाने के लिए। सेम इसी तरीके से 5 गन्स सैक्रिफाइस एक बटर गेन, 6 गन्स सैक्रिफाइस एक बटर गेन। आगे नहीं है समझ में? एमओसी और एमआरटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पीपीएफ की तरफ। कैसे इसका ग्राफ बनता है? देखिए पीपीएफ का ग्राफ बनाते हैं अब। दो बात चीज हमें ध्यान रखनी है, पीपीएफ एक तो स्लोप डाउनवर्ड होता है और वो कॉनकेव होना चाहिए। ठीक है, तब देखिए अब हम इस पर प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे? 0, 21 यहां पे आपकी गन्स है और ये आपकी बटर की यूनिट्स है। तो 0 पे 21, 1 पे 20, 2 पे 18, 3 पे 15, 4 पे 11, 5 पे 6 और 6 पे 0। तो ये ग्राफ जो है वो आपका थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? कॉनकेव होता हुआ जाए। अंडरस्टैंड? ओके क्लास, यहां आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स, थैंक यू, बाय।